हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका विपिन दुबे। आज आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ करेंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही सटीक है। आप लोगों को ये 99% आपके एग्ज़ाम में मिलने के चांस हैं। ठीक है ना। आप अपनी तैयारी को बराबर कंटिन्यू रखिएगा। वो इसलिए रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि ये बीमारी चल रही है तो इस चक्कर में आपका एग्ज़ाम लेट होगा। एग्ज़ाम ज़रूर लेट होगा, लेकिन आपको बता दें एग्ज़ाम तो होगा ही होगा ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप लोगों को आपकी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है, ताकि आप लोगों का जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन लें, कोई स्टेशन मास्टर बने, कोई कुछ ना कुछ ज़रूर बने। ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे चैनल का बेल आइकन करना मत भूलिएगा। वो इसलिए क्योंकि आज से मैं आपका एनटीपीसी का करंट अफेयर्स डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। जब इसका मैं सटीक से सटीक पूरा वीडियो दे दूंगा, इसके बाद फिर मैं करंट अफेयर्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करूंगा, फिर मैं आप लोगों को वो भी दूंगा। तो इसलिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और बेल आइकन करना है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं कि आपकी आज का जो करंट अफेयर्स है डिटेल से ही बताऊंगा। तो आज का जो करंट अफेयर्स है आपके लिए क्या है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए आपको बता दूं कि आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 पॉइंट्स, 4 टॉपिक्स अपन लोग क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक्स होगा आपका सीडीएस के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एनआरसी क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि जो आपका दादर नगर हवेली है वो किस तरीके का मतलब केंद्र शासित में पहुंच गया है, तो क्या किस किस को मिला के है, अर्थात टोटल आपके कितने वो बने हुए हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरीके से आपको आज का पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ सीडीएस की। सबसे पहला आपका टॉपिक आता है कि सीडीएस क्या होता है। ठीक है ना। सीडीएस, चलिए क्या है कि सीडीएस क्या होता है, तो आप लोगों को बता दूं कि मैं डिटेल से ज़रूर बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। या तो आप नोट्स बनाते रहिएगा वीडियो को देख करके, या फिर आप लोगों को एक काम करना है कि हमारे वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा मटेरियल क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को आना चाहिए। पेपर में आप लोगों से इसका क्वेश्चन 99.99% आने का चांस है। सबसे पहले बात करते हैं सीडीएस। तो सीडीएस की बात करते हैं तो सीडीएस होता क्या है वो समझ लेगा। सीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है, जरूर पूछ सकता है आपको, कई क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होगा। चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि आपका सीडीएस कहलाता है। अब इसका सीडीएस है जो कि इसका अध्यक्ष बनाया गया है, वो किसको बनाया गया है तो बता दूं, आपके जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे बिपिन रावत, उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का कार्यभार संभाल लिया है। कहने का मतलब है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इसका जो इनके जो अध्यक्ष हैं वो आपके पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत हैं। ठीक है ना। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाल लिया था। अब बात आती है कि ये जो है इनकी नियुक्ति कैसे होती है। बता दूं, ये आपका पहली बार देश में आपका पहली बार ये स्टाफ बना है। ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे तो आप देखिए डॉट में आपका पहला पॉइंट है। पहली चीज़ तो ये है कि सीडीएस की जो भूमिका है, सरकार और तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का कार्य करेगा। मतलब कहने का है कि जो तीनों सेनाएं हैं और जो आपकी सरकार है, दोनों के बीच तालमेल बैठा के रहेगा। अगला पॉइंट आता है आपका सीडीएस की भूमिका रक्षा एवं उससे जुड़े मामलों में प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री के एकीकृत सलाहकार की होगी। कहने का मतलब है कि जो सीडीएस होगा वो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का सलाहकार होगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के नाम से एक विभाग गठित किया गया है। इसके लिए आपका क्या हुआ है, दोनों के बीच का सलाहकार होगा, किस किस का, प्रधानमंत्री का और रक्षा मंत्री का। जिसके लिए आप देखते रहिएगा, जिसके लिए क्या किया गया भाई यहाँ पर देखिएगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स
के नाम से एक नया विभाग बनाया गया, जिसका सचिव कौन होता है? सीडीएस का अध्यक्ष होता है। जिसका अध्यक्ष कौन होता है या जिसका सचिव कौन होता है? सीडीएस का अध्यक्ष होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है? सीडीएस रक्षा संपदा परिषद तथा रक्षा प्लानिंग कमेटी के सदस्य होंगे। सीडीएस रक्षा संपदा परिषद तथा रक्षा प्लानिंग कमेटी के सदस्य होंगे। ठीक है ना, इन पॉइंटों को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है आपका? सीडीएस परमाणु कमांड अथॉरिटी के भी सैन्य सलाहकार होंगे। तो इनकी ये तमाम कार्य हैं। क्या कार्य हैं इनके? जो सीडीएस बने हैं जनरल बिपिन रावत, उनके बारे में ये सब है कि इनका ये सब रहेगा। चलिए आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका कार्यकाल आपका कितना रहेगा? आपका साफ साफ लिखा हुआ है। इनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष का रहेगा, या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पूरी हो जाएगी इनका वो कार्यकाल रहेगा। अब इसकी बात बता दें, जो सीडीएस का कार्यालय रहेगा वो आपका साउथ न्यू दिल्ली में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? साउथ ब्लॉक में रहेगा। और कहाँ पर रहेगा? न्यू दिल्ली में रहेगा। ये सारे पॉइंट, इसमें से आपको कई पॉइंट बनते हैं। आप लोगों को बता दें कि पहला पॉइंट तो ये बनता है कि सीडीएस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो आपके जनरल बिपिन रावत हैं। ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य क्या रहेगा? जो कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का सलाहकार होगा। इसके बाद बात बनती है कि इन्होंने कब शपथ ली, तो आपको बता दूं 1 जनवरी 2020 को ली। ये जो आपका स्टाफ बना है वो पहली बार आपका देश में बना है। चलिए आगे बात करते हैं जो सीडीएस की। तो ये सीडीएस जो होगा एनसीए का सलाहकार होगा। अगला पॉइंट आता है इसका कार्यकाल कितना रहेगा? तो 3 साल का रहेगा या 65 ईयर का रहेगा। मतलब जो उनकी एज है वो 65 ईयर की हो जाएगी। और इसका जो ब्लॉक है वो कहाँ रहेगा? साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली में रहेगा। चलिए इतने पॉइंट क्लियर होता है। अब बात करते हैं अगला जो टॉपिक आएगा कि जो हमें सीडीएस में ज़रूरत पड़ी है वो क्यों पड़ी है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आप देखिएगा, जाने क्यों ज़रूरत पड़ी हमें सीडीएस की। तो आपको बता दूं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अर्थ है सरकार के लिए देश की सुरक्षा से जुड़ा सिंगल पॉइंट ऑफ पर्सन। सरकार, चीफ ऑफ डिफेंस का मतलब क्या है? सरकार के लिए देश की सुरक्षा से जुड़ा सिंगल पॉइंट ऑफ पर्सन, जो सेना के तीनों अंगों में सामंजस्य स्थापित कर सके। अर्थात ऐसा क्यों बोला गया है? तो आप लोगों को बता दूं कि जो करगिल का युद्ध हुआ था 1999 में 1999 में, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें तीनों सेनाओं के बीच कुछ मतभेद हुआ था, जिसके जरिए अटल बिहारी वाजपेयी ने ही कहा था कि इसका निर्माण किया जाए। नहीं तो कई अटकलों की वजह से उसका निर्माण नहीं हो पाया था, जो कि आपकी मोदी गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है ना। तो ये क्यों निर्माण किया गया? ये तीनों सेनाओं के बीच में क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है। 1999 में करगिल का युद्ध हुआ था, इसलिए उसके सामंजस्य के लिए इसको बनाया गया है। अब अगली बात बता दें कि ऐसा कितने देश हैं जिसमें आपका सीडीएस है, स्टाफ है। तो आपको बता दूं कि जो आपका इंडिया है वो आपका 5वें नंबर का देश है। इंडिया जो है 5वें नंबर का देश है। इसके पहले 4 देशों में सीडीएस की स्थापना हो चुकी है। वो स्थापना किन किन देशों में हुई, किन किन कंट्रीज़ में हुई, तो चलिए हम उसकी भी बात कर लेते हैं। पहला है आपका अमेरिका, दूसरा आपका ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, और बाद में भारत में इसका निर्माण हुआ है, इसकी स्थापना हुई है। तो आपसे बिल्कुल पूछ सकता है कि जो सीडीएस की स्थापना हुई वो क्यों हुई। तो करगिल युद्ध में सामंजस्य नहीं था तीनों सेनाओं का, इसलिए हुई। अगला पॉइंट आता है कि सीडीएस का अर्थ क्या है। तो आपको बता दूं सिंगल पॉइंट ऑफ पर्सन है, इसको याद रखिएगा। सिंगल पॉइंट ऑफ पर्सन अर्थात जो तीनों सेनाओं का नेतृत्व करेगा। ये भी आपका क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगला पॉइंट आता है कौन से नंबर पे है? तो 4th नहीं, 5 नंबर पे है। इसके पहले जो 4 देश कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है? तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन और फ्रांस। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? टनल की बात होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि जवाहरलाल सुरंग आपकी सबसे लंबी सुरंग है, लेकिन अब जो आपकी होने जा रही है वो है आपकी अनिल सुरंग।
मतलब सॉरी, अटल सुरंग मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उसको रखा गया है। कहाँ पर बनी है? आपकी रोहतांग में बनी हुई है, इसलिए उसका जो दूसरा नाम है वो आपका रोहतांग टनल भी है। अब इसके बारे में हम बात कर ले हैं तो आप लोगों को पता होगा, इसमें कई क्वेश्चन आपके पुट अप होंगे। पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि जो सुशासन दिवस होता है अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता ही है कि 15 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? कब मनाया जाता है? आप यहाँ देखें 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो आपको बता दें 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाली को लेह लद्दाख से जोड़ने वाले रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रख दिया है। 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाली को लेह लद्दाख जोड़ने वाली रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रख दिया है। आगे बात करते हैं कि इसका जो कार्य पूरा होगा कब होगा, तो आपको बता दूं 2020 में इसका कार्य पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी वगैरह ज़रूर पूछ लेता है, कई आंकड़े पूछता है। तो इसका निर्माण कितने रुपए में खर्च हुआ है? 4000 करोड़ का रुपए का खर्च हुआ है। जो अटल टनल है या रोहतांग टनल है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको बता दूं लेह से मनाली है। कितनों किलोमीटर की है? 46 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की है? 46 किलोमीटर की दूरी कम कर देगा। तो क्लियर हो गया ना आपको? जो आपका लेह और मनाली के बीच का जो रास्ता था अभी तक आपका, वो आपका 46 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। कौन कम कर देगा? अटल टनल कम कर देगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें आपको क्लियर हो चुका होगा। सुशासन दिवस आपको याद रखना है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल टनल, रोहतांग जो टनल थी उसका नाम क्या बना रख दिया गया है? अटल टनल रख दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कितनी दूरी कम कर देगा? तो 46 किलोमीटर की दूरी कम कर देगा। किस किस के बीच आपकी चल है ये टनल? लेह और मनाली के बीच है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका कहता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक NPR। क्या है आपका? NPR की बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे बनता है कि आपका NPR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो कि आपकी 24 दिसंबर 2019 को मंजूरी दे दी है। 24 दिसंबर 2019 को मंजूरी दे दी है। इसकी प्रक्रिया अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 में जनगणना की प्रक्रिया के साथ पूरी होगी, मतलब स्टार्ट होगी। इसमें आपका क्या होगा? सारे डाटाबेस जो आपके नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, वो आपके सारा डाटाबेस उनका क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना? ये कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं कि NPR क्या होता है। तो यह देश के उन सामान्य नागरिकों की सूची है जो कि देश में 6 महीने या उससे पहले से रह रहे हैं। कहने का मतलब है ये केवल नागरिकता के लिए है। जो बीच में ये कई भेदभाव चले थे तो बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा कि आपको प्रूफ देना होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों को बता दें यदि आप 6 महीने से रह रहे हैं, क्योंकि 1800 कुछ लोग कह रहे थे हम तो 1857 से हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यदि आप 6 महीने से या उससे पहले से आप रह रहे हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। इसका उद्देश्य देश में रहने वाले सभी सामान्य लोगों के बारे में पहचान के साथ पूरी जानकारी जुटाना है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक जैसा कि मैंने आपसे बोला था दादर नगर हवेली दमन दीव की बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे आपके, एक दादर नगर हवेली था और एक दमन दीव था, दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र
शासित प्रदेश बनेगा, जिसे क्या कहा जाएगा, दादर नगर हवेली और दमन दीप के नाम से जाना जाएगा। जिसे क्या कहा जाएगा भाइयों दोस्तों, जिसे दादर नगर हवेली और दमन दीप के नाम से जाना जाएगा। इसके विलय के लिए केंद्र शासित प्रदेश विलय विधेयक 2019 को 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों ने पारित कर दिया है। मतलब कब पारित किया है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। 3 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। दूसरी चीज़ आती है कि उसका नाम क्या होगा जब दोनों को मिला दिया जाएगा, तो उसका जो नाम होगा वो क्या होगा, दादर नगर हवेली और दमन दीप होगा। चलिए आगे बात करते हैं, इस कदम से क्या फ़ायदा होगा। तो इस कदम से क्या होगा, प्रशासनिक ढांचा और विकास कार्य में मजबूती आएगी, विकास कार्य में मजबूती आएगी तथा प्रशासनिक खर्च भी कम होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि देखिए जो 370 हटने के बाद आपका जम्मू कश्मीर भी अलग से बना दिया गया है और आपका लेह लद्दाख भी अलग से बना दिया गया था। तो इसमें आपको पता था कि सबसे पहले आपके कितने थे केंद्र शासित प्रदेश, आपके 7 थे। जब हमने जम्मू कश्मीर और उसको अलग किया तो आपके लेह लद्दाख को अलग किया तो आपके कितने हो गए थे, 9 हो गए थे। 9 होने के बाद अब इसमें से आपका 2 को 1 मिला दिया गया है तो अब आपके कितने हो गए हैं कि 8 हो गए हैं, ठीक है ना। तो इन पॉइंटों को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या याद रखना पड़ेगा, आप देखिएगा लिखा है इस विलय के पश्चात, और किस विलय के पश्चात, जब आपका दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिला दिया जाएगा तो अब देश में केवल कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। कितने प्रदेश होंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इसके पहले जम्मू कश्मीर और नगर लद्दाख को मिलाने के बाद कुल 9 हो गए थे। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ी सी और पुरानी चर्चा कर लेते हैं। दमन एवं द्वीप 15वीं शताब्दी से पुर्तगाली उपनिवेश था। दमन जो द्वीप था 15वीं शताब्दी से पुर्तगाली उपनिवेश था, मतलब सबसे पहले पुर्तगाली यहीं आए थे। इसे भारत ने वर्ष 1961 में अधिग्रहण में कर लिया था। मतलब पुर्तगालियों से ये अपने पास भारत में 1961 में आ गया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दमन द्वीप की जो स्थापना हुई थी कब राज्य बना था, तो आपको बता दूं ये 1961 में बना था। वर्ष 1987 तक यह गोवा में रहा। मतलब जो इसकी लिमिटेशन थी, इसकी जो सीमा थी, ये आपकी इसकी गोवा में मिलती थी। जब गोवा को राज्य का दर्जा मिल गया तो ये आपका अलग हो गया। किससे अलग हुआ था, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो आपका दादर नगर हवेली है, सॉरी जो आपका दमन दीव है वो किससे अलग हुआ था, तो आपको बता दूं यह गोवा राज्य से अलग हुआ था। देखें इसे अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया। तो सबसे पहली बात है कि 1961 में ये आपका पुर्तगालियों से ले लिया गया था। फिर इसके बाद 1987 में यह गोवा में रहा। 1987 तक कहाँ रहा, गोवा में रहा। इसके बाद गोवा को जब राज्य का दर्जा मिला तो 1987 में ये अलग हो गया, ठीक है ना। 1987 में ये अलग हो गया और अलग केंद्र शासित रूप में जाने लगा। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जो आपका दादर नगर हवेली है 1783 ईस्वी से वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहा, जिसे 11 अगस्त 1961 में भारत के अधीन लाया गया। मतलब 1954 में ये पुर्तगाल के अधीन था। कौन था, दादर नगर हवेली। कौन था, दादर नगर हवेली था। और इसके बाद इसे भारत में कब लिया गया, 1961 में इसको भारत में ले लिया गया। ये कुछ पॉइंट हैं दोस्तों आप लोगों के पास, मैंने आपको बता दिए हैं। और आपको बता दूं कि दादर नगर हवेली, एक पॉइंट आपका ये हो गया। एनपीआर क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल एनटीपीसी में आपका बन सकता है। रोहतांग टनल अटल टनल बिल्कुल बन सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको लिए सर्च करके लेके आया हूँ। अगला जो आपका है सीडीएस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गारंटी देता हूँ कि 99.99% आपका एनटीपीसी के एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आप लोगों के पास ये संपूर्ण जानकारी आपके पास पहुँच जाए। अब आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आप न्यू यूजर्स हैं तो, और आपको
बेल आइकन करना है, ताकि आप लोगों के पास एनटीपीसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास अपडेट तुरंत पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑनलाइन दिव्य क्लासेस। टुमारो मीट यू अगेन। थैंक यू।